नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। देश किससे चलता है? देश संविधान से चलता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का कुछ और ही कहना है। जस्टिस शेखर यादव ने यह कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि यह हिंदुस्तान है और ये देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। और वो एक विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में गए हुए थे और वहां पर वो भाग ले रहे थे। और वो बात भी दूसरी है कि ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में उनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप बार एंड बेंच की रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उस रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी दूसरों की इच्छा से ऊपर है। उसी रिपोर्ट को अगर आप और ध्यान से पढ़ें, मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये कानून है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे एक परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मुसलमान समुदाय में ट्रिपल तलाक और हलाला ये सब चीजें होती हैं और सती जैसी चीजों को हिंदुइज्म ने बैन किया और हिंदू धर्म ने बैन किया, तो फिर मुसलमान समुदाय इसको क्यों नहीं बैन कर सकता। फिर उन्होंने फिर से हीन भावना से मुसलमान समुदाय को देखते हुए कहा कि देखिए, जो मुसलमान परिवार में जो बच्चे बड़े होते हैं वो मांस और खून को देख के बड़े होते हैं कि किस तरीके से जानवरों को काटा जाता है, और हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं वो माला कंठी पूजा पाठ देख के चीजों को बड़े होते हैं। तो इस तरीके की बातें करना और फिर ये कहना कि ये गंगा गाय और गीता का देश है, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये सारी बातें अगर एक सिटिंग जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज अगर कहे तो क्या कहेंगे। और मैं एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी आज इस कार्यक्रम के लिए जस्टिस गोविंद माथुर को जोड़ना, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो उनकी एक प्रतिक्रिया आई, वो कहीं व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेरा संदेश अपने कार्यक्रम में जरूर पढ़िएगा। और मैं उसको पढ़ के सुना रही हूं ताकि दर्शक सुने कि जो बातें आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे वो सिर्फ एक बात महज नहीं है। जस्टिस गोविंद माथुर का क्या कहना है, मैं उसको पढ़ के सुना रही हूं। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया वक्तव्य निंदनीय और शर्मनाक है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां संविधान की नैतिकता और मूल्य ही सर्वोच्च है। ये देश बहुसंख्यकवाद नहीं अपितु कानून से चलता है। विश्व हिंदू परिषद के मंच से न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ भी कहा वह उनके द्वारा ली गई संविधान की शपथ के विरुद्ध है। न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के आदेशों पर गहरा आघात है। एक न्यायाधीश से क्या एक सामान्य नागरिक से भी इस प्रकार के वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी है। अरुण जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही है कि जस्टिस शेखर यादव जिस तरीके से और जिस धड़ल्ले से और जिस गर्व के साथ विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में गए हैं, तो पहला सवाल यह है कि क्या एक जज को ऐसे फंक्शंस में जाना चाहिए सर? नहीं, उनको मालूम है कि ऐसी संस्था के कोई भी फंक्शन में जो है नहीं जाना है, लेकिन उसके बाद भी ये जानबूझ के गए हैं। उनके रिटायरमेंट के चंद सवा साल बचे हुए हैं, 1.5 साल बचे हुए हैं, तो उनको जो है वो चाहते हैं कि हम किसी पोस्ट पर एडजस्ट हों। इससे एकदम जाहिर होता है कि इससे सुनहरा मौका उनको नहीं मिलता कि विश्व हिंदू परिषद में जाके उनके मन की ऐसी ऐसी बातें करो कि क्या तो हम पॉलिटिक्स में एडजस्ट हो जाएं या हम कोई पोस्ट में एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरह का काम करना मैं ये एकदम नहीं मान सकता। मैंने इनके दो तीन ऑर्डर्स और जजमेंट देखे हैं, अदरवाइज वो जुडिशियरी वो काम करते हैं, लेकिन उनको सही काम करते हैं, लेकिन उनको ये आउट ऑफ द वे जाके ये कहना कि ये एक संख्यकों का देश है और उनकी जैसी मर्जी होगी वैसे होगा, तो शायद इन्होंने पहले 4 लाइन कानून के नहीं पढ़े, जबकि प्रियम्बल में कहता है कि दिस इज अ सेकुलर नेशन। और ये बात ये पिछले एक हफ्ते के जो ऑर्डर्स पास हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
एकदम रिफ्यूज कर दिया कि दो द वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और बाद में 1970s में ऐड हुआ, उसके बावजूद भी इसको जो है उससे नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि जो बात उसमें कही गई है वो सही बात है। और इसी तरह से हमारे और भी जो आर्टिकल्स हैं चैप्टर 3 के, जहाँ की लोगों को फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का दिया गया है, वो भी यही बात कहता है। तो ये जज ऐसे तो नहीं हो सकते कि इनको जो है प्रियम्बल नहीं मालूम है और फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम है। तो इन्होंने जानबूझ के इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो है जो जजों का है उसको उन्होंने ब्रेक किया और ऐसी ऐसी बातें कही कि जिसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद तालियां बजाए और वो नाचे। पहले तो अगर उनको थोड़ी भी वो होती तो ऐसे रिलीजियस बाइगॉट लोगों के यहाँ जिन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर का कॉज का वो सपोर्ट किया और आए दिन इसी तरह की बातें करते रहते हैं डिवाइसिव, कि यहाँ तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये गए हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। और जितनी बातें बोले हैं, क्या एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो है हम नारियों को पूछते हैं, ये करते हैं। अरे आप कब से पूछने लगे? आप तो पूछते हैं और उतना ही आपने उनका सप्रेशन किया है जितना एक्सप्लॉयटेशन आपने किया है। फिर वही घिसी पिटी बातें कि 4 बीवियां रखते हैं। अरे इनको नहीं मालूम कि ये कितने रखते हैं? क्या वो हाई कोर्ट में ही जाके देखें कि जो हिंदू लॉ या जो भी अभी एप्लीकेबल है कि उसके अंदर में कितने जजेस हैं जिन्होंने अपने बहनों को अपने जो पर्सनल ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स या जो प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बहनों को हिस्सा दिया। तो ये क्या बात कर रहे हैं? हमने तो बहुत जजों को देखा जो नहीं देते। तो ये जो, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ, ये कभी नहीं कहता है कि यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ। और ये लोग जब बात करते हैं तो वही यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ और 4 बीवियां और इंस्टेंट तलाक तो ऐसे भी खत्म हो गया है ना, और हलाला, यही सब की बातें, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। कम से कम इनको अपने वाले में तो देखना चाहिए कि कितने केसेस में इन लोगों ने जो इन्फेंटिसाइड, जो जो आप सेक्स रेशियो देखिए हिंदू का और सेक्स रेशियो आप देखिए मुस्लिम्स का, आप देखिए उसमें कितना अंतर है। या आप जो इन्फेंटिसाइड तो इज अ रीजन ऑफ दिस, आप खैर वहां भी चाइल्ड मैरिज होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज होता है और इतने सारे कभी कभी केसेस आते हैं अंडर एज के लोग जो है शादी किए हुए होते हैं, तो उसको तो हम नहीं हटा पाए। कम से कम और कोई में हमारे यहाँ वो जितनी खराबियां सती जौहर जैसे वो थे, उन लोगों को जो है जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था उसको लोगों ने रजिस्ट किया और बाद में जो है ब्रिटिशर ने उसको लॉ बनाया। तो आज अगर ये चले जाएं हरिद्वार और वहां वृंदावन, तो आप जाके देखिए कि हिंदू विधवा को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये अगर विधवा रिफॉर्म एक्ट की बात करें तो हम इनकी बात माने, कितनी विधवाओं को उनके उनके जो पार्टीशन या फैमिली पार्टीशन के मुताबिक जो उनको शेयर मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। वहां जाके दे हैव जस्ट बिकम बेगर्स कि भजन गाओगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। तो दैट इज अ कलेक्टिव अब्यूज ऑफ विडोज ऑफ द हिंदू सोसाइटी। तो वो रिफॉर्म की बात करेंगे नहीं, मेजोरिटिज्म की बात करेंगे। एज अ जज अगर आप मेजोरिटिज्म की बात करते हैं तो फिर आपको उसके पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप अपने ओथ को, जो आपने कहा कि आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड सेकुलर है विच डिनोट्स कि ये मेजोरिटिज्म का रूल नहीं हो सकता, उसको आप ओपनली न केवल डिफाई कर रहे हैं लेकिन एक ऐसी संस्था में जाके अपना वो पर्सनल ओपिनियन वहां दे रहे हैं विच इज नॉट। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ही इज अ स्पोक्समैन व्हेन ही गोज देयर एज अ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ही इज नॉट अ पर्सनल पर्सन। वो अगर ही इज गोइंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो ये सब बातें समझना चाहिए। द चीफ जस्टिस शुड कॉल फॉर हिज एक्सप्लेनेशन
एंड इफ नॉट एटलीस्ट द सुप्रीम कोर्ट, जैसे पिछली बार जब कर्नाटका हाई कोर्ट में एक जज ने ऐसे ही बातें की थी जिसको कि सही नहीं माना गया, तो उनसे अपॉलॉजी मांगी गई एंड ही हैड टू अपॉलोजाइज बिल्कुल उस जो में कि वो पाकिस्तान है वो एरिया, तो बिल्कुल। ये दिखाता है कि फ्रॉम वेयर दे कम। जी नहीं, आपने ये बात सही कही कि अभी यूपी में चुनाव है और कोई ना कोई उनको पॉलिटिकल पोस्टिंग चाहिए, या फिर हो सकता है कि चुनाव लड़ना हो, उसकी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं, तो जितना वो जहर घोल सकते हैं नफरती, वो उन्होंने किया। लेकिन ये इस तरीके के जज अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, और तो आज लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, और जहां तक जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके लिए कितना बड़ा खतरा है ऐसे जजेस देश के लिए। नहीं, देखिए जजों में दो पावर है, एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर दिस जज, इनको जो है केरला भेज दें तो उनको जो है साल 1.5 साल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सेकुलर इंडिया, और वहां पर जाके 1-2 साल वो ओनम जो वहां का एक बहुत बड़ा सेरेमनी, आई कांट कॉल इट अ रिलीजियस सेरेमनी, क्योंकि वहाँ हिंदू, हाँ फेस्टिवल है जहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई हर तरह के लोग उसको ऐसे धूमधाम से मनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वो जाके उनकी आंखें खुलेगी, जाके 1.5 साल वहां रहे, ही कैन बी ट्रांसफर्ड। और वो नहीं होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उनको ऐसा असाइनमेंट दें जिसमें कि कोई खास कुछ रहे नहीं, तो उनको जो है क्या तो माने इट विल बी टू मच टू विड्रॉ वर्क ऑन दिस थिंग, लेकिन उनको भी पता चले कि भाई ही हैज बीन नेग्लेक्टेड इन गिविंग हिम जो उनका वो होता है, जो लिस्टिंग के वो होते हैं टॉपिक्स, वैसा उनको कर दें। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि जजेस इस तरह के पहले तो विश्व हिंदी परिषद में जा रहे हैं और उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यही होता है व्हेन जजेस हैव स्टार्टेड अपॉइंटिंग जजेस हु आर बिलोंगिंग टू द हिंदुत्व दिस थिंग मेजॉरिटिज्म, तो यही परिणाम होगा, उनकी भी बदनामी होती है। कम से कम अंदर से जो करते हैं, जैसे चंद्रचूड़ साहब ने किया तो वो किया अंदर से, लेकिन ओपनली तो आके नहीं बोले ना, तो वही हाल है इनका। इट्स वेरी वेरी लेकिन सैड। अब क्या है कि बहुत ही डेंजरस एक स्टार्टिंग हो गई है। चंद्रचूड़ साहब ने ओपन आरती कर ली, ठीक है, उनके कुछ और फैसले अच्छे भी थे, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अच्छी भी की, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल वो सेट करके गए हैं कि जहां पर जुडिशरी, अब आप जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के वो जज थे, रिटायर होते ही वो उन्होंने चुनाव लड़ लिया। उसके बाद एक जज था जिसने की अपनी ओपन इंक्लिनेशन आरएसएस के साथ दिखा दी। अब हर किस्म के जज अब सामने आ रहे हैं कि जिनका एक बहुत ही ओपन इंक्लिनेशन दिखता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी विच फेवर्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है जुडिशरी के लिए सर? देखिए नीलू जी, एट अ पर्सनल लेवल अगर कोई आदमी जज की कुर्सी पर बैठा है और वो एज अ जज बिहेव करता है जैसे पंच परमेश्वर, कि इन स्पाइट ऑफ बिलीविंग इन समथिंग, उसको मालूम है कि यहाँ गलत हुआ है लेकिन हम उसको सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रूफ नहीं हुआ, तो अगर वो जज की तरह काम करता है और उसके रिटायरमेंट के बाद अगर वो अपनी जो भी चीज में बिलीव करता है, आइडियोलॉजी में जाता है, और फिर इलेक्शन लड़के विदाउट गेटिंग नॉमिनेटेड अगर वो कहीं आता है तो उसके लिए कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आपने जब अपना जुडिशियल करियर के अंदर में आपने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कि किसी को भी ऐसा लगे कि आपने आपकी आइडियोलॉजी या आपके पर्सनल बिलीफ को आपने जो है आगे रखा और जो लॉ था उसको आपने पीछे रखा। तो मैं आपको बताता हूं, जब ब्रिटिशर्स थे तो दे डिड वंडरफुल जस्टिस, आज भी लोग उनका नाम रखते हैं, खाली एक ही जगह वो फिसलते थे, व्हेन इट केम टू रेप ऑफ, नॉट अ रेप और अफेयर ऑफ अ वाइट वुमेन, तब उनका जो है वो पुराना जो वो होता था वो उसमें हो जाता था कि अफेयर नहीं था, रेप था, इस टाइप का। अदरवाइज या आपने मार दिया किसी वाइट पर्सन को तो थोड़ा सा उनका वो बायस दिखता था, अदरवाइज तो गवर्नर जनरल के खिलाफ वो मुकदमा वो कर देते थे। तो अंत में हुआ ही वो ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह। तो वो जो न्याय प्रणाली जो आपने इनहेरिट की उसको तो आपने मेंटेन किया नहीं, समझा ना। अब आप इतना अगर डिजेनरेट करेंगे, आप 1.5 साल रुक जाते, उसके बाद आप जाते बीजेपी ज्वाइन करिए और इलेक्शन लड़िए, बेंच पर ये सब आप जो है ये सब बातें आप मत करिए। और अगर उसके बाद है तो भाई ठीक है,
हमने इलेक्शन लड़के हम आए, ठीक है, आई एम अ फ्री मैन नाउ, हम जो भी करें, लेकिन बैठ के टू एक्सपेक्ट कि अब हमको ये कोई असाइनमेंट देंगे और अगले इलेक्शन, जैसे आपने कहा कि इनका 26 मार्च में है, तो शायद यूपी का इलेक्शन उसके बाद ही है शायद, हमें याद नहीं है, तो भाई हमें नॉमिनेशन मिल जाए और इस तरह का स्टेटमेंट देना अपने अपनी भी, इट टेक्स फ्रॉम, उनकी डिग्निटी से भी जाता है, जुडिशियल डिग्निटी से भी जाता है, हर तरह की, हर आदमी के डिग्निटी से जाता है, उनकी कम्युनिटी के भी डिग्निटी से जाता है। क्यों कि अगर वो कहते हैं कि हम इसमें बिलीव करते हैं, तो आप मनुवाद में बिलीव करते हैं, आप एक यादव हैं, तो क्या आप उस कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं जिसमें कि आपको एक शूद्र से एक थोड़ा सा ऊंचा दर्जा दिया गया हो? तो मैं ये भी बात उनसे पूछना चाहूंगा, हाउ मच डू यू बिलीव इन? अच्छा भी नहीं लगता कि एक सिटिंग जज अगर इस तरीके से बात करे, और आज हम लोगों को ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि वाकई में लोगों को ये बताना जरूरी है कि ऐसे जज देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक पॉइंट और था अरुण जी, उन्होंने जो यूसीसी के बारे में कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता ऐसी चीज नहीं है जिसका वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म समर्थन करता हो। देश की शीर्ष अदालत भी इसके बारे में बात करती है। उन्होंने कहा है कि मैं संकल्प लेता हूं कि ये देश निश्चित रूप से एक समान कानून बनाएगा और ये बहुत जल्द होगा। अब इस तरीके की भाषा में अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आरएसएस या वीएचपी नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये देश में कानून इस तरीके से जल्दी बनेगा, तो क्या इनको बीजेपी से ये निर्देशन मिला हुआ है बोलने के लिए, या फिर क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली ये बोलना कि मैं जानता हूं कि ये कानून जल्दी आ जाएगा, और वो भी एक ऐसे पोडियम से बात करना, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है यूनिफॉर्म पर्सनल कोड। तो इस चीज का पहले तो ये लोग डिस्टिंक्शन करें। और 90% ऑफ दी जो यूनिफॉर्म जो है कि डेट लेना, इंटरेस्ट देना, कैसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन से डिटरमिन होंगे, और तमाम सारी बातें, क्या चोरी होगी, चोरी का क्या पनिशमेंट होगा, यहाँ तो वो हमारा नहीं है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, कि हाथ काटा जाएगा, तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन तो होता नहीं है। यूनिफॉर्म आज आपका जो सीपीसी है और आपका जो प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर है, वो तो पूरे देश में यूनिफॉर्म है, वो पूरा कवर करता है। अब आप कहिएगा कि नहीं, हर आदमी निकाह पढ़ेगा, या हर आदमी जो है 7 फेरे लेके शादी करेगा, या हिंदू भी को जो है आप बरी करेंगे और मुसलमान को क्रिमेट करेंगे, तो क्या ये पर्सनल लॉ होगा यूनिफॉर्म? तो आप मतलब अब क्या वो तैयार हैं कि अगर बाई चांस ये लॉटरी लगे या ये डिटरमिन हो कि एक हिंदू को जो है बरी किया जाए, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो फिर बचा क्या पर्सनल लॉ में? एक थोड़ा सा कोर एरिया बचा, दैट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ डिवोर्स एंड नंबर ऑफ वाइफ्स। इसके अलावा ये 3 कोर एरिया के बारे में तो कुछ बचा नहीं। अब वो यादव जी से पूछें, जस्टिस यादव से, कि वो कितने मुसलमानों को जानते हैं, वो भी उन्होंने 4 बीवियों की भी बात की है, जिनके पास की 4 बीवियां हो या 2 बीवियां हो, वही बता दें, जो कि उनको ये, उसी को वो भी, मतलब इस टॉकिंग लाइक अ ले मैन, माने जो परसेप्शन है वही परसेप्शन उनका घिसा पिटा है। बिल्कुल और नहीं, और उसको द नंबर नहीं, ऑफ, आप जी जी, हाँ हाँ बायगमी बोलिए। देखिए, तो इंडेक्स ऑफ बायगमी हिंदू और मुसलमान में करीब करीब बराबर है। अब रहा प्रॉपर्टी राइट्स, तो हिंदू में, मुसलमान में एक कंपलसरी राइट है कि आप वुमेन को प्रॉपर्टी देंगे, कंपलसरी ये है कि आप चैरिटी करेंगे, यू कैन नो। और आज के तारीख में जो रियलिटी है कि वुमेन डू नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ईदर देयर पेरेंट्स और देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जरा उसको ये करके दिखा दें। तो अब बिल्कुल कौन सा बिल्कुल एरिया बचा जिसमें कि ये यूनिफॉर्म कोड लाना चाहते हैं? बिल्कुल। नहीं, आपने नहीं, सही पॉइंट आपने कहा, और एक आखिरी पॉइंट है सर, जो कि बहुत ही शर्मनाक सा जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, और उसके बारे में आज मैं मजबूर हूं कि उस शब्द को इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं उस शब्द को अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए केवल पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है इस शब्द को इस्तेमाल भी करने में। लेकिन एक कुर्सी पे बैठा हुआ जज अगर इस तरीके का विवादास्पद और व्हाट्सएप लैंग्वेज का अगर यूज करता है, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। अब संदर्भ ये है, उन्होंने ये कहा है कि न्यायाधीश ने कई विवादास्पद बयान दिए जिस
जिसमें कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों के खिलाफ आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द कटमुल्ला का इस्तेमाल करना भी शामिल है। चरमपंथियों को कटमुल्ला कहते हुए जस्टिस शेखर यादव ने कहा है कि देश को उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लेकिन ये जो कटमुल्ला हैं, ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज भी नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं और देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्या कहेंगे सर अंत में? मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था इस लाइन को पढ़ के, मैंने सोचा कि ये जज बात कर रहे हैं या कोई और है। जी। नहीं, ये ऐसी बात है नीलू जी जो आपने सही कही कि इट इज नॉट इवन वर्थ कमेंटिंग। अगर जज ने ऐसी बातें करी हैं तो कमेंट करने लायक भी नहीं है। ये बड़ा सेल्फ ऑब्वियस है, बड़ा पेनफुल है कि ऐसी बातें होती हैं और ऐसा लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, जो कि आपने सही कहा कि जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज है उसमें करते हैं। नॉट, आपने भी डिग्निटी रखी, हम भी उसको वहीं छोड़ते हैं। ये कमेंट करने के लायक बात ही नहीं है। उनको किसी दिन खुद कोई ना कोई एहसास होगा, बहुत उनको लोग मिलेंगे, ब्रदर जजेस मिलेंगे जिनके साथ वो बैठते हैं, वो कहेंगे कि ब्रदर आपने ये क्या कहा, ये क्या कर रहे हैं। कम से कम 1.5 साल तो रुक जाते हैं ना, 1.5 साल भी नहीं, 1.25 साल है इनके। दैट्स व्हाई ही इज फिशिंग फॉर समथिंग कि हमको मिल जाए। तो उन्हीं को बोलने दीजिए, लेट जुडिशरी करेक्ट इटसेल्फ। हम लोग इसको जो है बोलने से भी कोई फायदा नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।